Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My name is Amir. बढ़िया स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम इंशाल्लाह एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. बढ़िया स्टूडेंट्स, अगर आप पीएमडीसी का जो लेटेस्ट सिलेबस है इसको अगर आप ओपन करेंगे तो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर से आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड. मतलब ये है कि जो वेक्टर्स है इसको हम मल्टी मेथड्स की मदद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने जो स्पेसिफिकली यहाँ पर स्टडी करना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि बिफोर जंप इनटू एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपके पास कुछ बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए. अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स को काफी जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है. मिसाल के तौर पर यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है F1 एंड F2. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लूं कि लेट से मैं इसकी वैल्यू भी दे देता हूं कि जो F1 का फोर्स है लेट से वो 4 न्यूटन है और F2 का फोर्स जो है वो 7 न्यूटन है. अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस तो लग रही है, तो बॉडी जो है वो F1 फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा या F2 फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेट या द टोटल फोर्स ऑन दिस बॉडी. अब ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर या आम नंबर की तरह नहीं है. मतलब हम ये नहीं कर सकते कि यहां पर जो टोटल या नेट फोर्स होगा सिंपल हम 4 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन लिखकर हम 11 न्यूटन लिख देंगे. नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स के पास हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. तो जब आप इसका रिजल्टन यानी टोटल या नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपने डायरेक्शन को कंसिडर करना है. तो आम नंबर की तरह आप इसको ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है. इसीलिए यहां पर हम एक मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स. इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे हाउ टू ऐड वेक्टर क्वांटिटीज. मतलब नंबर को तो हम सिंपल ऐड कर रहे थे, वो तो कोई इशू की बात नहीं थी, लेकिन यहां पर मसला ये है कि वेक्टर्स को अब हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि आम नंबर की तरह तो है नहीं. अच्छा, एक पॉइंट. दूसरा, वेक्टर एडिशंस में हमारा जो सबसे बड़ा टास्क होगा वो ये होगा कि हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन फाइंड आउट कर दें. अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज ए सिंगल वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके हम एक सिंगल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर. और वो जो सिंगल वेक्टर होगा जो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन की मदद से आएगा वो इन दोनों की रिजल्ट्स के बाद आएगा और उस सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वो इन दोनों के बराबर होगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद उससे एक वेक्टर बन जाता है, उस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बताएगा. और वो जो एक वेक्टर होगा उसका रिजल्ट इन दोनों के बिल्कुल बराबर होगा. यानी अगर आप इस बॉडी के ऊपर ये दो फोर्सेस अप्लाई कर दें या दो फोर्सेस के बजाय एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, दोनों बिल्कुल सेम इफेक्ट आएंगे, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, तो ये बॉडी किसके डायरेक्शन में जाएगी? याद रखें, ये बॉडी ना F1 के डायरेक्शन में जाएगी ना F2 के डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि ये बॉडी हमेशा हमेशा इन दोनों की एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में हमेशा जाएगी. अब आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है ना कि एडिशन में हम क्या सीखेंगे. एडिशन में हम रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, वही रिजल्टेंट हमें नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स और डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है इसकी टोटल फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, अच्छा, अब देयर इज अ माइनर कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वो क्या है, यानी व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से मिसाल के तौर पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. क्या आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक पॉइंट नोट कर दीजिए कि इट शुड हैव सेम नेचर, दैट इज एडिशन ऑफ फोर्सेस.
आप हमेशा उन दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो। मतलब फोर्स को आप फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं। फोर्स को आप एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स से डिफरेंट है। फोर्स अलग चीज है और एक्सेलरेशन अलग चीज है। इसी तरह वेलोसिटी अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। तो फोर्स को आप वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स। तो आप उन वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो। मतलब फोर्स को फोर्स के साथ, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ। अगर नेचर डिफरेंट हुआ तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते। जिस तरह मैथमेटिक्स में भी ये रूल है कि 2x को आप 3y के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि 5xy, नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। दिस इज इनवैलिड ऑपरेशन। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि 3x + 2x = 5x, ये हो सकता है, दोनों का नेचर सेम है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ये काम हो सकता है कि 2x को अगर आप 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 6xy आ जाएगा। बट हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन तो स्टडी नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। वी आर स्टडीइंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 or more than 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। जब आप 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं और उससे सिंगल वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि लेट्स से मेरे पास वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर 4, यानी एक बॉडी है, उसके ऊपर इतने फोर्सेस, 4 फोर्सेस लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बॉडी के ऊपर नेट यानी टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स के मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल फोर्स आप इन वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जिस तरह मैंने इसको ऐड कर दिया, ये बाद में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इसको ऐड किया जाता है। मैंने जब इसको ऐड किया तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका इफेक्ट इन चारों के बराबर है। दूसरा पॉइंट, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने मल्टी वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बना दिया। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, कंबाइनिंग पार्ट्स टू बिकम वन पार्ट। ओके, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, जब आप 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं और आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, अब ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड व्हिच इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ग्राफ की मदद से वेक्टर्स को ऐड करेंगे, और दूसरा ऐसा मेथड है जिसमें आपको ग्राफ वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको प्योर मैथमेटिक्स की जरूरत है। आपके पास फार्मूला होगा, फार्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे और 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का जो रिजल्ट है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो फाइंड हो जाएगा। सो देयर आर 2 मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स। नंबर 1 ग्राफ की मदद से, नंबर 2 मैथमेटिकल फार्मूला की मदद से। तो ग्राफिकल मेथड आज हम डिस्कस करेंगे और जो फार्मूला है वो हम इंशाल्लाह अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे ना। सो ग्राफिकल, जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहा जाता है, इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकली मतलब यह है कि अब हम ग्राफ पेपर की मदद से वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जब आप ग्राफ पेपर की मदद से वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 ग्राफ पेपर होना चाहिए। नंबर 2, आप स्टूडेंट्स ने अक्सर ज्योमेट्रिकल बॉक्स में देखा होना, इसको हम डी बोलते हैं, ठीक। तो ये डी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है, तो आपके पास एंगल होना चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास एक रूलर होना चाहिए जिसकी मदद से आप एक वेक्टर का लेंथ कैलकुलेट कर सकें। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है और ये मेरे पास तीसरा वेक्टर है। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। अब मैंने इन वेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से ऐड करना है। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि आपको ग्राफ पेपर की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज ग्राफ पेपर में लेंथ होती है ना। यहां पर देखिए, ये यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास लेंथ होती है। अब ये कितना लंबा है, कितना लेंथ है,
तो ग्राफ पेपर की मदद से आप इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट से मैंने ये वाला वेक्टर उठाया और यहां पर मैं रखना चाहता हूं, तो अब यहां पर सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है, कि यहां पर एंगल कितना बन रहा है। तो यहां पर जितना एंगल होगा आपने उतना एंगल यहां पर भी ड्रा करना है, ये वाला। तो आप इस वेक्टर को ड्रा करने के लिए आपको डी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको एंगल के बारे में बताएगा ना। अब इस वेक्टर को तो मैंने यहां पर ड्रा कर दिया, लेकिन मुझे पता तो नहीं है ना कि यहां पर मैंने कितना एंगल ड्रा कर दिया। तो एक्यूरेटली ड्रा करने के लिए ये जो डी है ये आपको रिक्वायर होगी। ठीक है, अब इसका लेंथ कैसे ड्रा करेंगे? रूलर के थ्रू हम करेंगे। कहां पर ड्रा करेंगे? ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। सो जो ज्योमेट्रिकल मेथड है उसमें पेपर ज्योमेट्री यूज होती है। ठीक है, अच्छा, फिर ग्राफिकल मेथड के आपके पास 3 मेथड्स है। एक है पैरेललोग्राम लॉ, जो सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरा है हेड टू टेल रूल। ये 2 रूल्स इंशाल्लाह हम डिस्कस कर। एक है ज्योमेट्रिकल मेथड भी है आपके पास हम, ठीक है, लेकिन ये 2 रूल्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और आप ग्राफ की मदद से इसको जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ है। अगर आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स है, लेट्स से आपके पास 15 वेक्टर्स है, 15 वेक्टर्स को आप आसानी के साथ हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल में ग्राफ पेपर होना चाहिए, डी होना चाहिए, एक रूलर आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है हेड टू टेल रूल को यूज करना। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेड टू टेल रूल्स क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेड टू टेल रूल ये है कि सबसे पहले सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन वेक्टर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लेट्स से F1 जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F2 जो है वो लेट्स से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F3 जो है लेट्स से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और F4 जो है वो लेट्स से ये 3 है और ये 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है, उसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 3 न्यूटन का एंड 2 न्यूटन का। अब हमने हेड टू टेल रूल की मदद से इसकी इन फोर्स को ऐड करना है और हमने रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने का सबसे पहले तरीका यह कि पहले आप स्केल को सेलेक्ट करेंगे। स्केल आपकी मर्जी के मुताबिक हमेशा होता है। लेट से हम कहते हैं कि 1 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमेशा 1 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि जब हम वेक्टर को ड्रा करते हैं तो वेक्टर का हमेशा लेंथ होता है और लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किया जाता है। तो इसीलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि लेट से 1 न्यूटन का फोर्स हमेशा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 5 न्यूटन का फोर्स किस लेंथ के बराबर होगा? 5 न्यूटन का फोर्स 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर एरो ड्रा कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि ये एक बॉडी है और इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल में सबसे पहले आपके पास एक स्केल होना चाहिए जिसकी मदद से आप वेक्टर्स को ड्रा कर लें। तो मैंने उसी स्केल के मुताबिक ये वेक्टर्स ड्रा कर दिए जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। दूसरा, स्केच द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू अ सिलेक्टेड स्केल। यानी बॉडी के ऊपर इतने फोर्सेस लग रहे थे, मैंने उसके के लिए स्केल को सेलेक्ट कर दिया। स्केल को सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पर मैंने वेक्टर्स को ड्रा कर दिए। यहां पर आप ब्यूटीफुली देख सकते हैं कि एक बॉडी है, उसके ऊपर मल्टी डायरेक्शन में मल्टी फोर्सेस लग रही है। ये वेक्टर्स कहां से आए? ये स्केल के मुताबिक मैंने इसको ड्रा कर दी। मैंने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किए हुए, मुझे बताया गया था कि F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F3 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F4 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उसी डायरेक्शन में मैंने वेक्टर्स को ड्रा कर दिया। किसकी मदद से? वो जो डी मैंने आपको शो करवाया था। ठीक है, अब आखिरी स्टेप क्या है? अब आपने ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड एंड सो ऑन। अब ये आपकी मर्जी है, आपने जो भी वेक्टर पहले नंबर पर उठाना है। लेट से मैंने ये वाला वेक्टर यहां पर ड्रा कर दिया। अब जिस तरह हमने इक्वल वेक्टर्स का कांसेप्ट पढ़ा था कि इस वेक्टर को अगर मैं यहां से उठाकर यहां पर ड्रा कर दूं तो क्या ये कर सकता हूं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। अगर वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो आप एक वेक्टर को यहां पर ड्रा कर दे, यहां पर ड्रा कर दे, यहां पर ड्रा कर दे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो हेड टू टेल रूल में आप सबसे पहले लेट से आपके पास 4 वेक्टर हैं, तो 4 में से कोई भी वेक्टर उठाइए और इसको ड्रा कर दीजिए। यहां पर मैंने इस वेक्टर को उठाया, यहां पर मैंने ड्रा किया।
हेड टू टेल रूल ये कहता है कि अब आप दूसरा वेक्टर उठाइए और कोई भी वेक्टर हो, वी डोंट केयर अबाउट द नंबरिंग, आप ये वाला उठाए, ये वाला उठाए, ये वाला उठाए। लेट्स से मैं ये वाला उठा देता हूं, ठीक है। तो इस वेक्टर को आपने उठाना है और इसका जो टेल है वो इस वाले वेक्टर के हेड के ऊपर रखना है। कैसे रखेंगे? इस वाले वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर आपने ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे? डी आपके पास होना चाहिए और रूलर आपके पास होना चाहिए, राइट। तो मैंने दूसरा वेक्टर ड्रा कर दिया। कैसे ड्रा किया? इसका टेल इसके हेड के ऊपर रख दिया। अब मैं तीसरा वेक्टर उठाऊंगा और इसका जो टेल है वो इस वाले हेड के ऊपर रख दूंगे। तो ये वाला वेक्टर मैंने उठाया और यहां पर मैंने ड्रा कर दिया। आखिर में ये वाला वेक्टर रहता है, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर को मैंने उठाया, इसका जो टेल है वो इस वाले के हेड के ऊपर मैंने रख दिया। तो ये हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ठीक है। तो ये हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, ठीक है। अच्छा, अब आखिर में मेरे पास ये स्पेस रह गया। तो अब मैंने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो पहला वेक्टर है इसके टेल से मैंने एक वेक्टर ड्रा किया और जो आखिरी वेक्टर रह चुका था उसकी हेड के साथ मैंने मिला दिया। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमने हेड टू टेल रूल की मदद से फाइंड आउट कर दिया। आइए जरा एनिमेशंस की मदद से देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। लेट्स से मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं। तो मैंने एक वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर रख दिया, इसका टेल इसके हेड के ऊपर रख दिया, इसका टेल इसके हेड के ऊपर रख दिया और इसका टेल इस हेड के ऊपर रख दिया और आखिर में मैंने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए यहां से मैंने ये चीज उठा दी। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो आप हेड टू टेल रूल की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो वैसे ये जो हेड टू टेल रूल है ना, हेड टू टेल, इसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी है कि वो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं स्टडी कराऊंगा ना तो वहां पर भी मैं इसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि हमें क्यों जो है वो मैथमेटिक्स, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि मैथमेटिकली हम वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं। ज्यादातर ये वाले मेथड इतने खास यूज नहीं होते बिकॉज ये काफी कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ना। आपने एक वेक्टर को उठाना है और दूसरे के ऊपर फिर रखना है और डी की मदद से एंगल फाइंड करना है और उसको ड्रा करना है, तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन में आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। एक, इसकी जो डिफिनेशन वगैरह है ये वाला। दूसरा, ये जो वेक्टर एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। जिस तरह यहां पर अगर आप देख लीजिए, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है। मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले यहां पर a प्लस बी को फाइंड आउट किया। a प्लस बी को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? इस वेक्टर को मैंने उठा दिया पहले नंबर पर, फिर इस वाले वेक्टर को इसका टेल उठाकर इसके हेड के ऊपर रख दिया और आखिर में मैंने रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर दिया। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इस सिनेरियो में मैंने क्या किया? अब यहां पर मैंने b प्लस ए कर दिया, मतलब पहले मैंने b वेक्टर को उठाया यहां पर ड्रा कर दिया, फिर मैंने a वेक्टर का टेल उठाकर b वाले वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया और आखिर में मैंने दोबारा रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर दिया, राइट। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये c आपके पास क्या है? ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर आप स्टूडेंट देख ले तो दोनों सिनेरियो में वैसे ट्राइंगल डिफरेंट शेप के बन रही है, बट वी डोंट केयर अबाउट द शेप, वी केयर अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहे आप a प्लस बी कर दे या b प्लस ए कर दे, दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो वेक्टर एडिशंस हैं वो आपके पास हमेशा कम्यूटेटिव होंगे, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहे हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, जिस तरह आम नंबर्स होती है। अगर आपके पास 3 वेक्टर्स है वो भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। वी डोंट केयर अबाउट द नंबरिंग। जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं d e f, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? d वेक्टर को उठाया, ये आपके पास d वेक्टर आ गया, फिर मैंने इसके साथ e वेक्टर को ऐड कर दिया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि चीजें सिंपल है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए डायग्राम भी ड्रा करता जाऊं। ये फिर इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आपने खुद यहां पर ड्रा करनी है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया? डी वेक्टर को उठाया, ये आपके पास है डी वेक्टर। फिर मैंने ई वेक्टर को उठाया, ई वेक्टर का जो टेल है वो डी वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया। सिंपल सी बात, इस तरह मैंने ड्रा कर दी। फिर मेरे पास आखिरी वेक्टर रह गया, इसका टेल मैंने जो है वो किसके ऊपर? इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा सा लंबा हो गया, हाँ जी, इस वेक्टर का जो टेल है वो मैंने ई के हेड के ऊपर रख दिया और आखिर में रिजल्टेंट को ड्रा करने के लिए स्टार्ट से एंड तक मैंने एक एरो ड्रा किया। जी आपके पास जो है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा, ये एक पैटर्न हो गया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने दूसरा पैटर्न अपना दिया।
पहले डी प्लस ई प्लस एफ कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ प्लस ई प्लस डी कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एफ वेक्टर को उठाऊंगा, ये एफ वेक्टर है, यहां पर मैंने ड्रा किया। दूसरे नंबर पर ई वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ई वेक्टर का टेल मैंने जो है वो एफ वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया, सही बात है। फिर आखिर में हमारे पास डी वेक्टर रहता है, तो डी वेक्टर का टेल मैंने उठा दिया और ई वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया। फिर आखिर में जो पहला वाला वेक्टर है, इसके टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक एक एरो ड्रा किया। दिस इज आवर रिजल्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं, ताकि आप स्टूडेंट्स को रियल टाइम में फीलिंग्स आ जाए। आप मुझे बताइए कि क्या दोनों वेक्टर एडिशन के शेप में फर्क है? जी हाँ है। ये एक तरह का नजर आता है, ये दूसरी तरह का नजर आता है, लेकिन वी डोंट केयर अबाउट द शेप, वी केयर अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बिल्कुल सेम है या नहीं है? डायरेक्शन दोनों सेम है या नहीं है ना? तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशंस है वो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। नंबरिंग मैटर नहीं करता, आप ए को पहले ड्रा कर दे या बी को ड्रा कर दे, रिजल्टेंट हमेशा दोनों का सेम आएगा। So this was all about the head to tail rule. अब हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ मेथड ओनली फॉर टू वेक्टर्स। अब हम एक ऐसा मेथड आप वेक्टर एडिशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिर्फ वैलिड होगा टू वेक्टर्स के लिए। इस फार्मूले से मतलब एमसीक्यूज आ सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल, और मुझे लग रहा है कि इसमें से इंशाल्लाह एक ना एक एमसीक्यू जरूर आएगा। दैट्स द मेन रीजन कि मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इसको सुपर डुपर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करवा दूं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है? The parallelogram law is a graphical method used to find the resultant of two vectors acting at an angle to each other. अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जिस तरह ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स के दरमियान कुछ एंगल है, तो आप पैरेललोग्राम लॉ की मदद से इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पैरेललोग्राम लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंट एज द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जिस तरह वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड, एक दूसरे के करीब वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ हमें यह कहता है कि ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। यानी इफ यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो आप इस डायगोनल को फाइंड आउट कर दें। This diagonal is the resultant vector of vector A and B. सिंपल सी बात है। सो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ हमें यह कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक्चुअली इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। जिस तरह ये आपके पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। अब अगर मैं एक काम कर दूं, इस वेक्टर को उठाकर मैं यहां पर रख दूं और इस तरह मैं ड्रा कर दूं, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, इसको मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूं, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास इसका रिजल्टेंट है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो ये पैरेललोग्राम आपके पास बन जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान कुछ एंगल होता है, तो जब आप वो एक पॉइंट पर रख देते हैं, यानी मैं ये तो कर सकता हूं ना, इस वेक्टर को उठाकर मैं यहां पर रख सकता हूं। क्यों? इक्वल वेक्टर है, इसलिए तो मैंने समझाया था आपको कि इक्वल वेक्टर हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, सो मैंने इस वेक्टर को उठाकर यहां पर रख दिया। जब मैंने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया और यहां पर वैसे ड्रा कर दिए, तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा, अब जो सबसे मजे की चीजें हैं और जो सबसे एमसीक्यू ज्यादा आते हैं वो यहां पर अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फार्मूला फॉर रिजल्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं। वो फार्मूला क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, जिनके दरमियान कुछ एंगल होता है, वो हमेशा बराबर होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर ले ले प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर ले ले प्लस इसको
2ab के साथ ऐड कर दीजिए एंड cos थीटा. So if you have two angles and there is if you have two vectors and there is an angle between the two vectors, जिस तरह ये वेक्टर b है and this is वेक्टर a, और इनके दरमियान कुछ एंगल है, राइट, इनके दरमियान कुछ एंगल है, और आप ये चाहते हैं कि मैं इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दूं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. ठीक है, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आप इस ब्यूटीफुल फार्मूले की वजह से फाइंड कर सकते हैं. ये फार्मूला कहां से आया है? ये फार्मूला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस की डायग्राम की मदद से, डेरिवेशन की मदद से आया है. तो हम यहाँ पर इसकी डेरिवेशन तो स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है. अगर आप डेरिवेशन सीख भी लेंगे तो एंटिटीज में डेरिवेशंस नहीं आते. ठीक है, सो इफ वेक्टर a and b मेक एन एंगल between them, so under root a square plus b square plus 2ab cos theta, this formula come from parallelogram law. ठीक है, this law is not used for adding more than two vectors. ये जो फार्मूला है ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए वैलिड है. अगर 3 वेक्टर्स आ गए तो फिर हम और मजीद फार्मूला स्टडी करेंगे जो आगे जाकर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली मेथड में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. तो अगर आपके पास 2 वेक्टर्स है और आप फार्मूले की मदद से उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यस यू कैन यूज दिस ब्यूटीफुल फार्मूला. ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम मल्टी केस स्टडी करेंगे. हाँ, ये काफी जबरदस्त सी चीज है, ये वाला काफी एमसीक्यूज और काफी स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज पॉइंट है. अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, और ये जो 2 वेक्टर्स हैं दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है. लेट्स से ए वेक्टर जो है वो 5 है और बी वेक्टर जो है वो लेट्स से आपके पास 7 है. ठीक है, let's say if you have 2 vectors and the angle between the 2 vectors is 0 degree, then what will be the resultant of these 2 vectors? So शाबाश, जरा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए. ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, काइंडली जरा इसको कर दीजिए. ठीक है बेटा, जब आप यहां पर फार्मूले में देखें, फार्मूले में जब आपका 0 डिग्री पुट कर देंगे तो इससे 1 आ जाएगा. ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा. ठीक है, तो इसके ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये 2 जो है वो अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी. तो व्हाट डज दिस मीन? अब हम काफी जबरदस्त कंक्लूजन की तरफ आ चुके हैं. अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं और वो सेम डायरेक्शन में है और आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो तरीका बिल्कुल सिंपल है. जिस तरह आम नंबर्स को आप ऐड करते थे, बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इसको ऐड कर दीजिए. सो इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है? 5 + 7 इज इक्वल टू 12. अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो सेम डायरेक्शन में और आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जिस तरह आम नंबर्स या स्केलर क्वांटिटी जिस तरह हम ऐड करते थे, इसी तरह वेक्टर्स को भी आम नंबर की तरह ऐड कर दीजिए और आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, यहां पर एक और चीज है जो मुझे यहां पर पहले नोट करनी चाहिए थी. ये जो 2 वेक्टर्स हैं इनके दरमियान 2 एंगल्स यहां पर अवेलेबल है. एक ये वाला एंगल है, दिस इज θ1 और दिस इज θ2. दिस इज θ2. अब θ1 इज लेस देन θ2. हर एक वेक्टर्स के बीच में हमेशा 2 वेक्टर्स होती हैं. एक छोटा वेक्टर से 2 एंगल्स होते हैं. एक छोटा एंगल है, दूसरा बड़ा एंगल है. तो फार्मूला में आपने कौन सा एंगल फुट करना है? तो बेटा ये हमेशा याद रखिए कि फार्मूला में हमेशा आपने सबसे स्मॉल एंगल को फुट करना है. ठीक है, सो द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कंसिडर व्हिच वन? स्मॉलर वन. अच्छा, एक और चीज, ये जो एंगल है ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा, और या 180 के बराबर होगा या 180 से लेस होगा. अब लेट्स से मैं यहां पर एक और 2 वेक्टर्स ड्रा कर देता हूं. एक ये वाला वेक्टर है, दूसरा ये वाला वेक्टर. अब इनके दरमियान अगेन 2 वेक्टर्स हैं, 2 एंगल्स है. एक है θ1 और दूसरा है θ2. तो अब हमने θ1 को लेना है या θ2 को लेना है? तो अगर आप यहां पर देख ले तो ये जो θ2 है ये ग्रेटर है और मोर देन 180 है. ठीक है, मोर देन 180 है. तो ये एंगल आपने नहीं लेना, आपने ये स्मॉलर वन एंगल लेना है. द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स
विल बी कंसिडर स्मॉलर वन। तो ये जो एंगल है ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा, या 180 के बराबर होगा या 180 से कम होगा। ये स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज पॉइंट है कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल के लिए कंडीशंस क्या है, तो एंगल के लिए कंडीशन ये वाली है। अच्छा, अब एक और एमसीक्यूज पॉइंट है कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो या तो a प्लस बी के बराबर होगा और या a प्लस बी से लेस देन होगा, या a प्लस बी से लेस देन होगा। द रिजल्टेंट विल आइदर इक्वल टू a प्लस बी यानी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या लेस देन होगा a प्लस बी से, या a प्लस बी से लेस देन होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन a प्लस बी। मतलब ये है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर एक जो है वो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरा 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट लेट्स से 10 के बराबर होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब एक 3 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा 4 न्यूटन का फोर्स है, तो 3 प्लस 4 से मैक्सिमम 7 वैल्यू आ सकती है। अब 10 न्यूटन का फोर्स तो नहीं लग सकता ना, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एडिशन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, बराबर हो सकता है, लेस भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एंगल, जो अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो एंगल के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं कि एंगल के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट के लिए बेसिक कंडीशन क्या है। रिजल्टेंट या तो a प्लस बी के बराबर होगा या a प्लस बी से लेस होगा। ये डिफेंड करेगा द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हमने केस नंबर 1 स्टडी कर दिया कि अगर एंगल आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री है, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, उस सिनेरियो में आपके पास रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और रिजल्टेंट सिंपल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल आप वेक्टर्स को आम नंबर की तरह ऐड कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। ये वही फार्मूला है, इसमें हम मल्टी केसेस पढ़ रहे हैं। ये फार्मूला काइंडली अपने पास नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान, अगर दो लेट से ये वेक्टर a है और ये 5 है और ये वेक्टर b है, लेट से ये 8 है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो एंगल है 2 वेक्टर्स के दरमियान ये 180 डिग्री है, राइट। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस चीज के बराबर होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस चीज के बराबर होगा। तो जब फार्मूले में आप वेरी पुट करेंगे, ये आपका होमवर्क है, काइंडली जरा इसकी डेरिवेशन किया करें। हाँ, यहाँ पर एंगल के बजाय 180 डिग्री पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा और -1 जो है फिर a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो a माइनस बी के बराबर होगा। सो एमसीक्यूज पॉइंट नोट कर दीजिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो जाए तो उस सिनेरियो में जो रिजल्टेंट होगा ना वो सबसे मिनिमम होगा। मिनिमम रिजल्टेंट वो हमेशा a माइनस बी के बराबर होगा। यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने मॉड्यूलस के अंदर इसको बंद कर दिया है। सो इफ अगर 2 वेक्टर्स है और उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है और आपने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, सिंपल एक दूसरे से आम नंबर की तरफ माइनस कर रहे हैं। 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने मॉड्यूलस के अंदर इसको बंद कर दिया। अब इसमें से एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है और वो ये है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो एक शॉर्टकट इसके बारे में नोट कर दीजिए। अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री है और आपसे पूछा जा रहा हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, सो हमेशा ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा वही जो है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और ये तो आप खुद भी कह सकते हैं ना, अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स या 5 न्यूटन फोर्स जो है वो उस तरफ लग रहा है और 8 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डेफिनेटली बॉडी जो है वो 8 न्यूटन के डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो 2-3 चीजें यहां पर बेटा नोट कर दीजिए। पहला, अगर 2 वेक्टर्स हैं और दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल एक दूसरे से माइनस कर दीजिए। दूसरा, यहां पर इस सिनेरियो में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सबसे मिनिमम होगा।
द मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेंज ऑफ द रिजल्टेंट। अब हमने स्टडी कर दिया कि आपके पास जो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे a प्लस b। ये तब पॉसिबल है जब आपके पास थीटा 0 डिग्री हो। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब सारे के सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो, जब वेक्टर्स की डायरेक्शन, हर एक वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो यानी पैरेलल हो। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सबसे मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा, सबसे ज्यादा वो 0 डिग्री पर आएगा। मिनिमम कब आएगा, मिनिमम तब आएगा a माइनस बी के बराबर होगा, ये बराबर है b माइनस a के, और ये तब होगा जब एंगल आपके पास 180 डिग्री हो। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक रेंज आ गया। मिनिमम कब होगा, यानी r मिनिमम और ये है r मैक्सिमम। ठीक है, लेट्स से दो वेक्टर्स है, वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। अच्छा, यहां पर मैं यूनिट्स पुट नहीं कर रहा क्योंकि यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, फोर्स हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, आपके पास मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहां पर यूनिट पुट नहीं कर रहा। तो अब यहां पर रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब दोनों को आप ऐड करेंगे 4 + 5 = 9, और जो मिनिमम होगा वो किसके बराबर होगा, 5 - 4 = 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 9 है ना, जी 9 है। ओके, जो रिजल्टेंट की वैल्यू या आपके पास 1 हो सकती है या 9 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती और 9 से ग्रेटर नहीं हो सकती। हाँ, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। इसलिए समटाइम एमसीक्यूज में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट पॉसिबल व्हेन a = 4 एंड b = 3। कौन सा पॉसिबल नहीं है। आपने हमेशा मिनिमम से कम वैल्यू रिजल्टेंट की नहीं हो सकती और ग्रेटर से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके पास रेंज आ गया। वेक्टर एडिशन का रेंज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, बीच में वैल्यू हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज पॉइंट था, अपने पास नोट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। ये वही फार्मूला है जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डिराइव किया था। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो और दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री हो, तो उस सिनेरियो में आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस चीज के बराबर होगा। तो फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा एंड रिजल्टेंट वेक्टर का जो नेट फार्मूला है वो √a² + b²। ठीक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ अपने पास डेरिवेशन नोट करते जाइए। अब इसी पॉइंट के ऊपर एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे ये भी इंशाल्लाह आज मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, तो सिर्फ फार्मूला को नोट करना नहीं है, अब इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं और उन एमसीक्यूज को आपने सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर को √a² + b² की फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट केस है, ये वही फार्मूला है, केस नंबर 4। अगर आपके पास ऐसा हो कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b के बराबर हो जाए और इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर हो जाए, तो फिर याद रखें जो एंगल होगा वो 120 डिग्री के बराबर। मिसाल के तौर पर वेक्टर a = 5 और b = 5 और रिजल्टेंट भी आपके पास 5 आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है और b का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर है, यानी सब का जो मैग्नीट्यूड है सबका बराबर है। तो इफ ऐसा हो कि आपके पास दो वेक्टर्स हो, दोनों का मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट के बराबर हो जाए, तो समझ जाना कि आपके पास द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज में करवाऊंगा। हाँ, आपको बात क्लियर हो रही है ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाए तो समझ जाना कि आपके पास क्या है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री है। इसकी डेरिवेशन यहां पर मैंने की है, आप इसको खुद
ये आपका होमवर्क है, हर एक चीज आपका होमवर्क है। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बात जो है वो आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएंगे। सिर्फ देखते रह जाएंगे तो बस पेपर में भी फिर सिर्फ देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपने देखना नहीं है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। अब आते हैं एमसीक्यूज पॉइंट्स की तरफ, और वो जो एमसीक्यूज पॉइंट्स है वो क्या है? वो जो एमसीक्यूज पॉइंट्स है वो आपके पास ये है। Number 1, when adding 3 vectors, it doesn't matter how you group them. The final result will be the same. जिस तरह मैंने पहले आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवाया था कि आपके पास लेट से 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B प्लस C। अब यहां पर मैं वेक्टर को भी इस्तेमाल करूं। अब देखिए ग्रुप मैटर नहीं करता, यानी पहले आप B एंड C वेक्टर को ऐड कर दें और इससे जो रिजल्ट आएगा वो फिर आप A के साथ ऐड कर दें, या आप वेक्टर A और B को पहले ऐड कर दें, इससे जो रिजल्ट आएगा वो C के साथ ऐड कर दें। तो आप चाहे B प्लस C पहले कर दें या A प्लस B कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट पेयर भी हमेशा आपके साथ सेम आएगा। एंड जो भी इस वाले फार्मूले को फॉलो करेगा उसको हम कहते हैं कि ये चीज जो है वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या है? वो ये है कि या तो आप इस वाले को पहले ऐड कर दे फिर आखिर में इसके साथ ऐड कर दे, या इन दोनों को आप ऐड कर दे फिर आखिर में इसके साथ ऐड कर दे, रिजल्टेंट हमेशा आपके साथ सेम आएगा। So, grouping up vectors during vector additions does not affect the final result. Vector addition is associated just like numbers. जिस तरह आम नंबर्स में हम ये काम करते थे कि पहले आप इन दो को ऐड कर दे फिर आखिर में इसको ऐड कर दे, या आप इन दोनों को ऐड कर दे आखिर में इसके साथ ऐड कर दे, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। वेक्टर्स भी बिल्कुल इसी तरह कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉस को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहा है। कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। रिजल्ट के साथ जबरदस्त डायग्राम्स के साथ मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। अच्छा, इसकी ना अपनी डेरिवेशन है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। डायग्रामेटिकल डेरिवेशन आप लोगों ने बुक में देखे होंगे, अभी तो खैर बुक में नहीं है लेकिन लास्ट टाइम जो बुक थी ना उसमें ये डेरिवेशन थी कि यू हैव टू प्रूव दैट वेक्टर एडिशन आल्सो फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल चीजों को याद रखनी है। अच्छा जी, अब आते हैं मजीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट की तरफ। नोट दैट इन वेक्टर ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वी विल ऑलवेज टेक इनर एंगल और स्मॉलर एंगल। जिस तरह मैंने आप स्टूडेंट्स को बताया कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमेशा आपने स्मॉलर एंगल को लेना है, ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब जो भी आपने करना है कर दीजिए, हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा आपने स्मॉलर एंगल को लेना है, ठीक है। दूसरा, दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो उनके दरमियान रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब एंगल आपके पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एमसीक्यूज पॉइंट है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एंगल जो है वो 0 डिग्री नहीं है तो फिर हमेशा आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा ना वो a प्लस बी से हमेशा लेस होगा, ठीक है। रिजल्टेंट ग्रेटर a प्लस बी ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट कभी भी a प्लस बी से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अगर आपको 10 रुपए दे दूं और दूसरा आपको फिर 20 रुपए दे तो आपके पास जो 30 रुपए आ जाएंगे। ये तो नहीं है आपके पास 100 रुपए आ जाए, ठीक है। ये तो मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता कि एक बॉडी के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स और 5 न्यूटन का फोर्स लग जाए और आखिर में आप कहो कि रिजल्टेंट 50 न्यूटन लग रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब हो जाएगा ना। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी, देखिए मैक्सिमम 0 डिग्री पर होती है और मिनिमम 180 डिग्री पर होती है, ठीक है। बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं शाबाश एमसीक्यूज के ऊपर। कब इस जबरदस्त एमसीक्यूज पॉइंट से अगर इस तरह हो कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, देन रिजल्टेंट हमेशा आपके पास √3 into a के बराबर होगा। क्या मतलब वो? आइए जरा एमसीक्यूज सॉल्व कर देते हैं। शाबाश, जरा वीडियो को फास्ट कर दीजिए और एमसीक्यूज की तरफ देखते जाइए, ठीक है। जैसे ही आप एमसीक्यूज की तरफ देखेंगे तो आप इनको सॉल्व करें। ओके जी, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। लेट्स से if two vectors a and b are equal in magnitude and the angle between them is 60 degree, what is the resultant vector? तो बेटा यहां पर मैंने इसकी डेरिवेशंस कर दी है। ये वही फार्मूला है जो मैंने आप स्टूडेंट्स को बताया है।
इसके ऊपर काफी जबरदस्त एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर करें इस चीज को सीरियस ले लीजिए। देयर इज अ हाई चांसेस कि इस तरह की एमसीक्यूज आपके पास आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, यानी दो इक्वल वेक्टर्स हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है और दोनों के दरमियान अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा आपके पास किस चीज के बराबर होगी? रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा √3 मल्टीप्लाई बाय ए आर √3 मल्टीप्लाई बाय बी। क्यों? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, तो चाहे आप ए यहां पर लिख दे या बी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज पॉइंट है कि अगर आपके पास दो वेक्टर इक्वल हो और एंगल उसके दरमियान सिर्फ 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। शॉर्टकट के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √3 की इंटू ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट है, शाबाश जरा नोट कर दीजिए, वीडियो को फास्ट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दें। आई थिंक ये मैंने सॉल्व करवाया नहीं। ओके जी, अब देखें ना, इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, आप खूबसूरती के साथ देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हो और इनके दरमियान एंगल 60 डिग्री हो, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा √3 को मल्टीप्लाई करें एनी वेक्टर के साथ। √3 आपके पास 1.7 समथिंग के बराबर होता है मल्टीप्लाई ए। सो 10 को जब आप 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे किस तरह की एमसीक्यूज आ सकती है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो आपके लिए एमसीक्यूज को क्रिएट करवा रहे। तो बेसिक फार्मूला को याद रख दीजिए, जब बेसिक फार्मूला आपको याद होगा तो वो जितना मर्जी क्वेश्चन आपसे करते जाए, हमेशा आप इसको करेक्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the resultant of two vectors r is equal to √3 into a, what must be the angle between them? Wow, अब आपसे एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने आप को इससे पहले डिराइव करके दिखाया था कि अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं और एंगल इनके दरमियान 60 डिग्री है, तो यस, दोनों वेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 60 डिग्री पर ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ a इज इक्वल टू b और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, रिजल्टेंट क्या होगा? जिस तरह मैंने पहले ही आप को अर्ज किया था कि अगर a जो है वो b के बराबर हो जाए और a और b के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री के बराबर हो जाए, तो फिर आपके पास a वेक्टर तो b के वैसे भी बराबर है, वो फिर r के भी बराबर हो जाएगा। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। अगर a वेक्टर b के बराबर है और a और b के दरमियान एंगल 120 डिग्री है, तो फिर आपके पास a b के बराबर होगा और b जो है वो r के बराबर होगा, मतलब तीनों बराबर होंगे। अब ये तो हो गए एक सेंटेंस। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, तो नोट कर दीजिए, शाबाश। If a vector and b vector are equal in magnitude and the angle between them is 120 degree, what is the resultant? तो रिजल्टेंट भी आपके पास a के बराबर होगा, ठीक है। डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी कर दी है बेटा, आप खुद इसकी डेरिवेशन करती जाइए, शाबाश। मेरा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अब देखिए ना, एक ही सेंटेंस है और कितनी जबरदस्त तरीके से हम इसमें मल्टी एंगल्स आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, आपको जो है वो चीजें क्लियर हो जाए। So if a is equal to b and angle 120 degree, resultant is r is equal to a। अच्छा, अब शाबाश जरा चेक कर दीजिए एमसीक्यूज के ऊपर, a is equal to b is equal to 8 and the angle between them is 120 degree, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट जो है वो आपके पास 8 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि a is equal to b is equal to r के बराबर है। एमसीक्यूज आपके पास नोट कर दी। ये सिर्फ एक एक सेंटेंस के ऊपर मैं तीन एमसीक्यूज आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैसे तो काफी ज्यादा बन सकती है। इसी एक सेंटेंस के ऊपर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये बन सकता है। वीडियो को पास करते जाइए और खुद सॉल्व करवाती जाइए कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स एग्जैक्टली इक्वल टू ए, चेक करें, इफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स एग्जैक्टली इक्वल टू ए, सो आपके ख्याल में ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r, तो आपके ख्याल में थीटा कितना होगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है। कितना वो क्वेश्चन को रोटेट करवा रहा है। सो द पॉइंट इज के आपको अगर एक पॉइंट एक फार्मूला में सामने रख दूं तो इससे वो कितने जबरदस्त एमसीक्यूज क्रिएट करवा सकते हैं, ये आप खुद देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अच्छा, इफ a इज इक्वल टू b और थीटा 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं और उनके दरमियान एंगल जो है 180 डिग्री है,
तो रिजल्टेंट हमेशा 0 डिग्री होगा। कैसे? एमसीक्यूज की तरफ देखती जाए। इफ टू इक्वल वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन अपार्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट? तो अगर दो इक्वल वेक्टर्स है और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली इसका जो रिजल्टेंट होगा तो आपके पास, करंटली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो 0 के बराबर होगा। अच्छा, इस सिनेरियो से नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या क्रिएट करवा सकते हैं? इस तरह का आपको बता सकते हैं कि इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड द एंगल बिटवीन इज 180 डिग्री। तो देखिए दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, एंगल 180 डिग्री है, तो बस विदाउट थिंकिंग रिजल्ट इसका 0 होगा। डेरिवेशन मैंने यहां पर कर दिया, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इफ a इज इक्वल टू b एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, रिजल्टेंट इज द कैंसल आउट। तीसरा जो एमसीक्यूज आ सकता है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इज 0, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो आपके ख्याल में इनके दरमियान कितना एंगल होगा? डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट, ये सिर्फ एक लाइन के ऊपर मैं 3 और 4 एमसीक्यूज आपको शो करवा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है। इफ टू वेक्टर्स, ये वाला असल में ये इस तरह, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर नहीं है और इनके दरमियान 180 डिग्री एंगल है तो फिर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? सो इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 न्यूटन एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये न्यूटन अगर आप इससे हटा भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि अगर इनके दरमियान या वेक्टर्स के दरमियान 180 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट हमेशा किसके बराबर होगा? a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू, तो यहां पर ये क्या है? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है कि अगर एंगल 180 डिग्री हो तो हमेशा आपने सिंपली इसको माइनस करना है, जो यहां पर आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, अगर आपके पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो मैंने बताया था कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो √a² + b² के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप यहां पर देख लें, तो इसके ऊपर काफी जबरदस्त एमसीक्यूज बन सकती हैं, और वो जो एमसीक्यूज यहां पर हमने बनाया हुआ है वो ये है। तो काइंडली आप जरा इसको रीड आउट कर दीजिए और क्विकली इसका आंसर बता दीजिए। इस सेंटेंस के ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं? इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं जो मैं आपको शो करवा रहा हूं कि इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू द बोथ आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? दो वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? सिंपली √a² + b² में फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मैंने आपके लिए पुट कर दिया। कैलकुलेशन पर खुद करती जाइए क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन पर भी आ जाऊंगा तो ये तो फिर 1 घंटे से भी ज्यादा लेक्चर हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसी सेंटेंस के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, शाबाश। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज द, अगर रिजल्टेंट वेक्टर √a² + b² के बराबर है तो दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसी सेंटेंस के ऊपर नेक्स्ट एमसीक्यूज, आई थिंक नेक्स्ट नहीं है, बस इतना ही है। आप लोगों ने जो है इसे बनी इसराइल के काऊ बना दिए। आई थिंक इतने एमसीक्यूज इनफ है, राइट? अच्छा, बस आखिरी पॉइंट है हमारे पास और वो ये है, इट डज नॉट रिक्वायर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर इंप्लीमेंटेशन। हेड टू टेल रूल डज नॉट रिक्वायर एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। एमसीक्यूज पॉइंट है, वो कौन सा वेक्टर एडिशन है जिसको कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो वो हेड टू टेल रूल है। हमें सिर्फ ग्राफ पेपर चाहिए बस। दूसरा, हेड टू टेल रूल इज आइडियल फॉर एडिंग 2 or more वेक्टर्स ग्राफिकली। ठीक है, जबरदस्त मेथड है, मतलब हो सकता है। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन, अच्छा ये एमसीक्यूज पॉइंट है ना, ये हेड टू टेल रूल्स के लिए है। Accuracy depends on the scale and angle used in the diagram. अब आप हेड टू टेल रूल की मदद से जो रिजल्टेंट वेक्टर आप फाइंड करेंगे वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? वो ग्राफ पेपर के ऊपर, डी के ऊपर और रूलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्यूरेटली वेक्टर्स को ड्रा कर रहे हैं। अगर आप वेक्टर्स को ड्रा करेंगे तो रिजल्ट भी फिर गलत आएगा। तो ये जो हेड टू टेल रूल है ना, इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि यार ये मुश्किल काम है ना। 50 वेक्टर्स को आप कौन ऐड करेगा ग्राफ की मदद से? तो इसकी एक्यूरेसी काफी कम होती है हेड टू टेल रूल्स की।
If two or more vectors form a closed triangle, their resultant is 0. अगर एक वेक्टर इस तरह हो, दूसरा इस तरह हो और तीसरा इस तरह हो, तो आप देखें ना, तीनों वेक्टर्स को जब हमने ऐड कर दिया तो वो एक क्लोज लूप बन गया। तो जब वेक्टर्स क्लोज लूप बनाते हैं तो याद रखें कि इस सिनेरियो में फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, जगह ही नहीं है क्योंकि वो उसका जो हेड है वो पहले वाले के टेल के ऊपर आ चुका है। तो अब हम एरो कहां पर ड्रा करेंगे? हवा में ड्रा करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट 0 है। तो अगर वेक्टर एडिशन से आपके पास एक लूप क्लोज हो जाता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, व्हाटएवर, या पॉलीगॉन हो, स्टिल आपके पास रिजल्टेंट 0 होगा। रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। रिजल्टेंट तब मिनिमम होगा जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जब सारे वेक्टर्स जो वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट आपके पास हमेशा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, इफ वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री, रिजल्टेंट इज द, ये मैंने एक्सप्लेन करवा दिया, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इन हेड टू टेल डज नॉट अफेक्ट रिजल्ट। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। So this was all about the addition of vectors by head to tail rule and parallelogram law of vectors addition. अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज कर दूं, आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर्स में हमने वेक्टर एडिशंस को काफी जबरदस्त तरीके से कवर कर दिया। हमने कहा कि अगर आपके पास मल्टी वेक्टर्स है तो उनको ऐड कैसे किया जाता है, हाउ टू ऐड वेक्टर्स। तो हमने कहा कि हम हेड टू टेल रूल की वजह से ग्राफिकली इसको ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने उसका तरीका बता दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हेड टू टेल रूल के ऊपर इतने एमसीक्यूज नहीं आते। एमसीक्यूज हमेशा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस से आते हैं, जो कि सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए वैलिड है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो हम मल्टी वेक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर पैरेलल डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट ग्रेटर आएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट सबसे मिनिमम आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एंगल 90 डिग्री होगा क्या होगा, अगर 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। इसके अलावा आप 40 पर भी ट्राई कर सकती हैं, 30 डिग्री पर भी ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी लेक्चर से बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। फिर भी अगर आप समझते हैं या अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ और भी इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इंसान वैसे भी गलती का पतीला है, पहले पुतला था अब पतीला बन चुका है, इंसानों से गलतियां ज्यादा होती है। तो फिर भी कोई इशू होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में उसको इंप्रूव करेंगे। मेरी दुआ है आप कामयाब हो। सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।